आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के इतिहास के उस 15 साल लंबे दौर की, जिसे आज भी जंगल राज के नाम से याद किया जाता है। ये 1990 से 2005 के बीच का वक्त था, जब पहले लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी सत्ता में थीं। सोर्सेज बताते हैं कि ये वो दौर था जब राज्य में कथित तौर पर कानून का राज खत्म हो गया था और अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो चलिए आज इसी दौर को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि जंगल राज कहे जाने के पीछे की वजह क्या थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जंगल राज का आखिर मतलब क्या है, फिर बात करेंगे राजनीति और अपराध के उस गठजोड़ की जिसने कथित तौर पर पूरे सिस्टम को जकड़ लिया था। इसके बाद देखेंगे उन खौफनाक वारदातों को जिन्होंने लोगों में दहशत पैदा कर दी। फिर बात होगी जातीय हिंसा और नरसंहार की, और आखिर में नजर डालेंगे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों पर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जंगल राज है क्या? आखिर ये शब्द बिहार के उन 15 सालों से कैसे जुड़ गया? जंगल राज ये शब्द उस दौर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां माना जाता है कि कानून का शासन खत्म हो चुका था। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां अराजकता थी, हत्या, अपहरण, फिरौती ये सब आम बातें बन गई थीं। आरोप ये हैं कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और पुलिस प्रशासन उनके आगे बेबस था। सीधे शब्दों में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल बन गया था। तो ये कहानी शुरू होती है 1990 में, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। फिर 1997 में चारा घोटाले में नाम आने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो सत्ता उनकी पत्नी राबड़ी देवी के हाथ में आ गई। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2004 में सिर्फ 1 साल के अंदर अपहरण के 411 मामले दर्ज हुए थे, और फिर 2005 में जाकर इस 15 साल लंबे शासन का अंत हुआ। अब आते हैं इस दौर के सबसे गंभीर आरोप पर, राजनीति और अपराध का गठजोड़। कहा जाता है कि ये वो मिलावट थी जिसने सरकार और गुंडागर्दी के बीच की लकीर ही मिटा दी थी। जरा सोचकर देखिए, जो जगह कानून बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए है, अगर वही अपराधियों का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? आरोप है कि उस दौर में मंत्रियों के सरकारी बंगले अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह थे। मतलब अपराधी दिन में जुर्म करते और रात में कथित तौर पर मंत्री जी के घर पनाह लेते थे। ये दिखाता है कि ये गठजोड़ कितना गहरा था। और इस गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत वो था अपराधियों का सीधे राजनीति में आना। मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, तस्लीमुद्दीन जैसे कई नाम थे जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप थे, लेकिन वो न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि जीतकर विधायक और सांसद भी बने। खासकर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो एक कुख्यात बाहुबली थे, उनका लालू यादव के करीबाना ये दिखाता है कि कैसे अपराध राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गया था। अब जब अपराधियों के पास ऐसी राजनीतिक ताकत हो तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? जाहिर है वो चरमरा जाएगी। कहा जाता है कि उस दौर में एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक पुलिस अधिकारी शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों के रहमो करम पर अपनी वर्दी पहनते थे। सोचिए, अगर पुलिस ही खुद को असहाय महसूस कर रही थी तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी रही होगी? चलिए अब देखते हैं कि इस कथित जंगल राज का असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा था। बात करते हैं उन खौफनाक वारदातों की जिन्होंने पूरे बिहार में एक डर और दहशत का माहौल बना दिया था। इस दौर की क्रूरता को समझने के लिए चंदा बाबू का मामला ही काफी है। 16 अगस्त 2004 सिवान के एक कारोबारी चंदा बाबू के 2 बेटों को कथित तौर पे पहले तेजाब से नहलाया गया और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना थी जिसका सीधा आरोप मोहम्मद शहाबुद्दीन के गुर्गों पर लगा था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सीधे सीधे राज्य की सत्ता पर हमला था। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी कृष्णैया, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्हें 5000 लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी से बाहर खींचा और पीट पीट कर मार डाला। जब एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी ही दिन दहाड़े मार दिया जाए तो ये साफ दिखाता है कि कानून का खौफ खत्म हो चुका था। और फिर आता है 1999 का शिल्पी गौतम हत्याकांड, एक ऐसी गुत्थी जो आज तक नहीं सुलझ पाई। मिस पटना शिल्पी जैन और उनके दोस्त गौतम की लाशें एक गैराज में मिली।
ये गैराज उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का था। मामले को जल्दबाजी में आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या ये सच में आत्महत्या थी या सत्ता के रसूख ने सच्चाई को दबा दिया? शायद उस दौर की संवेदनहीनता को इस एक लाइन से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। चंपा विश्वास रेप कांड में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का 2 साल तक लगातार यौन शोषण किया गया। जब पीड़ित अधिकारी मदद के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उनका कथित जवाब था, जाने दो, जिंदा तो हो। ये जवाब अपने आप में बताता है कि उस दौर में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी भी कितने लाचार थे। अपराध और राजनीतिक अराजकता के साथ साथ बिहार एक और आग में जल रहा था, और वो थी जातीय हिंसा की आग। ये वो वक्त था जब समाज जातियों के नाम पर बुरी तरह बंट गया था और खूनी संघर्ष बहुत आम हो गए थे। भूरा बाल साफ करो, ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था। आरोप है कि ये सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला एक हथियार बन गया था। इस नारे ने कथित तौर पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ यानी अगड़ी जातियों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया और समाज में जो दरारें पहले से थीं उन्हें एक गहरी खाई में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं हैं, ये उन सामूहिक हत्याओं की कहानियां हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 12 से लेकर बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे तक जातीय हिंसा ने सैकड़ों लोगों को निगल लिया। लक्ष्मणपुर बाथे में तो 58 दलितों का कत्लेआम हुआ, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। ये घटनाएं बिहार के इतिहास पर लगे वो काले धब्बे हैं जिन्हें शायद कभी नहीं मिटाया जा सकता। और इस जातीय हिंसा की कुल कीमत, सोर्सेस का एक अनुमान बताता है कि 1990 से 2005 के बीच इन नरसंहारों में करीब 300 से 400 दलितों की जान गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सैकड़ों परिवारों की तबाही की कहानी है जो उस दौर की भयावहता को बयान करती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, भ्रष्टाचार और पारिवारिक दबदबा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कथित तौर पर सिस्टम के अंदर करप्शन का दीमक लग गया था और सत्ताधारी परिवार के रिश्तेदार ही खुद को कानून समझने लगे थे। इस दौर का सबसे बड़ा घोटाला, जिसका जिक्र आज भी होता है, वो था चारा घोटाला। 1996 में सामने आए इस घोटाले में पशुपालन विभाग से करीब 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। जानवरों के चारे के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। उस वक्त अपराध इतना संगठित हो गया था कि बिहार में अपहरण ने एक उद्योग का रूप ले लिया था। डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों को किडनैप करके करोड़ों की फिरौती मांगी जाती थी। 2001 से 2004 के बीच ही 1500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। और सबसे हैरान करने वाली बात, बाद में मुख्यमंत्री के साले ने ही ये दावा किया कि इस किडनैपिंग इंडस्ट्री को मुख्यमंत्री आवास से ही प्रोटेक्शन मिल रही थी। उस दौर में लालू यादव के 2 साले, साधु यादव और सुभाष यादव, आतंक का दूसरा नाम बन चुके थे। उन पर ये आरोप थे कि वो पटना की सड़कों पर खुलेआम वसूली करते थे, लोगों से गाड़ियां छीन लेते थे और जो मन में आता वो करते थे। सोचिए पटना के उन व्यापारियों के बारे में जो हर दिन इसी डर के साए में अपनी दुकान खोलते होंगे। ये सिर्फ वसूली तक सीमित नहीं था, ये सत्ता का एक खुला प्रदर्शन था। साल 2002 में परिवार में एक शादी के लिए इन दोनों भाइयों ने कथित तौर पर पटना के बाजारों को ही लूट लिया। शोरूम से बिना पैसे दिए दर्जनों गाड़ियां उठा ली, सोने की दुकान से जेवर उठा लिए और फर्नीचर की दुकानों से 100 से ज्यादा सोफा सेट ले गए। और पूरा प्रशासन वो खामोश तमाशा देखता रहा। तो अगर हम इस पूरी पड़ताल को समेटें तो जंगल राज का मतलब क्या निकला? इसका मतलब था कानून व्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना, राजनीति और अपराध का एक खतरनाक गठजोड़, अपहरण का एक उद्योग बन जाना, समाज को तोड़ने वाली जाति हिंसा और सिस्टम को खोखला कर देने वाला भ्रष्टाचार और परिवारवाद। भले ही इन घटनाओं को हुए दशक बीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। जंगल राज कहे जाने वाले उस 15 साल के दौर की विरासत आज भी बिहार की राजनीति और समाज को किस तरह से प्रभावित कर रही है? क्या इतिहास से सबक सीखे गए हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।